प्रिया की शादी माधव नाम के एक लड़के से होती है। उसके ससुराल में आने के बाद जब वो अपने हाथों से खाना बनाती है, तभी वो खाना उसकी सास रंभा और पति माधव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे प्रिया, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? ये भी कोई खाना है? और ये किस प्रकार की चटनी है? और ये साबूदाना वड़ा, ये भी कितना अलग टेस्ट कर रहा है। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। माँ, आपको कैसा लगा? ना बाबा ना, मुझे भी ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे एकदम बेस्वाद खाना बनाया है इसने। क्या? अरे आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने इसे आपको देने से पहले टेस्ट किया था, सब कुछ एकदम ठीक बना है। हाँ प्रिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे ये खाना तो एकदम ठीक ही बना है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो बात माँ के हाथ के खाने में है। और नहीं तो क्या। अरे यही खाना मैं कितना टेस्टी बनाती हूँ। बहू, तुझे अपने खाना बनाने के स्टाइल में सुधार लाना होगा। अरे अगर खाने को स्वाद रहेगा तभी व्यक्ति उसे खा पाएगा ना। हमारे खाने के लिए ऐसा कुछ भी मत बनाया कर, कुछ ढंग का टेस्टी बनाया कर। ठीक है माँ जी, मैं आप दोनों की बात ध्यान में रखूंगी और आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। फिर प्रिया अपने खाने में और भी ज्यादा सुधार लाने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी रंभा और माधव को प्रिया के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। हाय हाय, अरे बहू, इस खीर की जगह पर तू मुझे जहर ही पिला देती। अरे ये भी कोई खीर है? इसमें ना तो कोई चीनी है और ना ही चावल ठीक से पके हैं। और इसका स्वाद भी कैसा बना है। यार प्रिया, तुम सच में धरती लोक पर ही पहले रहती थी ना? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी और ग्रह से आई हो और तुम उसी ग्रह के स्वाद के हिसाब से खाना बनाती हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव और माँ जी? मैंने तो अपनी तरफ से पूरे 100% दिया है और चावल ठीक से पके हैं और ज्यादा चीनी डालकर मैं खीर का स्वाद बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने थोड़ी कम शक्कर डाली। अरे क्या कम शक्कर डाली? अगर तुम मीठे में ही शक्कर नहीं डालोगे तो उसे मीठा कैसे कहेंगे हम? नहीं नहीं, ये खाना ठीक से नहीं बना है। तुम्हारी हाथ की बनाई हुई हर डिश में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रहती ही है प्रिया। सच में माँ के हाथ का ही खाना बेस्ट है। अरे ये आजकल की लड़की है, इसे क्या पता कि खाना कैसे बनाते हैं। बस कुछ ना कुछ बनाकर दे देती है अपने ससुराल वालों को। नालायक कहीं की। फिर एक दिन उनके घर पर प्रिया की ननंद निहारिका और नंदोई वेदांत आते हैं। ओफो प्रिया, ये चाय कितनी घटिया बनाई है, और ये पकोड़े, इनमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। इन्हें खाकर तो मेरे मुंह का टेस्ट ही बिगड़ गया है। लेकिन निहारिका दीदी, मैंने भी चाय पी है और चाय अच्छी बनी है, पकोड़े भी अच्छे बने हैं। हाँ, बस पकोड़े थोड़े कुरकुरे कम बने हैं, लेकिन ये टेस्ट में काफी अच्छे बने हैं। ओ प्लीज प्रिया, अब ये बहाने मत दो, इनमें कोई स्वाद नहीं है। अरे इतने दिनों तक माँ के साथ रहकर भी तुम उनकी तरह खाना बनाना सीख भी नहीं पाई। क्या कहे तुम्हें अब? दीदी, आपकी माँ से तो मैं केवल ताने मारना ही सीख सकती हूँ, क्योंकि उसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता। और रसोई में आकर मुझे कुछ सिखाने की तो दूर की बात है। बहू, ज्यादा बकवास मत कर, खोट तुझ में है। उसका इल्जाम मुझ पर मत थोप, वरना एक कान के नीचे कंटाप लगाऊंगी। चापलूस कहीं की। हाँ प्रिया, कमी तुम में ही है। तुम्हें अपने खाने में काफी सुधार लाने की जरूरत है, और इसी तरह अगर चलता रहा तो हमारे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि हम तो इतना बुरा खाना नहीं खा सकते बाबा। देखो प्रिया, खाना बनाना बहुत ही आसान है,
मुझे भी पहले खाना बनाने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन समय के साथ साथ मैं तो एकदम बढ़िया सा खाना बनाती हूँ। अरे मेरा खाना खाने के बाद तो मेरी सास अपनी उंगलियां चाटती रह जाती। अरे दीदी बस बस, फालतू की डींगे मत हाँकिए। हमें अच्छे से पता है कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हो। आपकी सास का हर 2 दिन में यहाँ पर फोन आता है और वो आपके खाने की जम के बुराइयां करती है। प्रिया की बातें सुनकर निहारिका का मुंह बंद पड़ जाता है। देखिए, आप लोगों को खाना है तो खाओ, वरना रहो भूखे ही। प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया। अगर माजी और माधव को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। अरे इन्होंने तो नंदोई जी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। माजी का तो कोई भरोसा नहीं है। वो तो मोहल्ले वालों के सामने भी मुझे भला बुरा बोलने में आगे पीछे नहीं देखेगी। आखिर हर सास का वही काम होता है ना, दूसरों के सामने अपनी बहू की चुगलियां करना। फिर अगले दिन रंभा और माधव नहा धोकर हॉल में आते हैं। तब डाइनिंग टेबल को खाली देखकर वो प्रिया से कहते हैं, अरे प्रिया बहू, ये क्या, डाइनिंग टेबल खाली क्यों है? तुमने आज का नाश्ता बनाया नहीं क्या? क्या हो गया है तुम्हें? आखिर खाना क्यों नहीं बनाया तूने? माँ जी, अब आप दोनों को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है ना, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि आज से मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रिया? तुम खाना बनाओगी नहीं तो कौन बनाएगा? माँ जी बनाएगी माधव। अब वो तुम ही हो जो हर बार अपनी माँ के हाथ के खाने की तारीफें करते रहता है, इसीलिए आज से इस घर में माँ जी ही खाना बनाएगी। रोज रोज आप दोनों से बुराइयां और ताने सुनने से अच्छा तो यही होगा ना कि मैं कुछ भी ना बनाऊं और यही सही रहेगा। और वैसे भी बेस्वाद खाना खिलाकर मैं अपनी सास और अपने पति को दुखी नहीं करना चाहती। ठीक है प्रिया, वैसे तुम सही हो। तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाने से अच्छा तो यही है कि मैं माँ के हाथ का खाना खाऊं। आज से माँ ही खाना बनाएगी। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। क्यों माँ, बनाओगी ना आप खाना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल बनाऊंगी खाना। अब रंभा को रसोई में जाकर खाना बनाना ही पड़ता है और अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर माधव उसके खूब तारीफ करता है। ओहो, क्या बात है माँ, मजा ही आ गया। ये है असली खाना। मुझे ये पूड़ी और ये मटर आलू बहुत पसंद है। देखा प्रिया, इसे कहते हैं खाना। देखा बहू, ये खाना मेरे हाथ का है। शायद अब तुझे समझ आएगा कि माँ के हाथ का खाना कैसा होता है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब मैं समझ गई कि माधव आपकी इतनी तारीफ क्यों करता है। आपके हाथ से बनाया यमी यमी खाना खाकर मैं तो आपकी फैन ही हो गई हूँ। अब तो मैं हर रोज आपके हाथ का खाना खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। क्या? लेकिन प्रिया बहू। अरे माँ, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। अब से खाना आप ही बनाओगी, वरना प्रिया के हाथ का खाना खाकर जेल के कैदियों की तरह महसूस होता है मुझे। पेट भी नहीं भरता मेरा। अपने बेटे की बात सुनकर रंभा अब बुरी तरह फंस जाती है और अब उसे ही खाना बनाना पड़ता है। पहले दिन तो वो खाना बना लेती है, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ माँ जी? मैंने तो पूरे घर की सफाई कर दी, सारे कपड़े भी धो दिए और इस्त्री भी कर दी, लेकिन अभी तक आपने खाना नहीं बनाया। अरे अभी माधव के निकलने का समय हो गया है, 10 बज चुके हैं। आखिर कब बनाओगी आप खाना? अरे बहू, आज मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, इसीलिए मुझसे खड़ा ही नहीं हो रहा। तू एक काम कर, आज तू ही खाना बना दे।
अरे नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? मैंने खाना बनाने की ड्यूटी से पहले ही इस्तीफा दे दिया है और मुझे आपके और माधव की जबान की टेस्ट खराब नहीं करनी है, इसीलिए मैं ये रिस्क फिर से नहीं उठा सकती। अब क्या खाना है और क्या नहीं, ये सब आप दोनों ही देख लो। तभी वहां पर माधव आता है। अरे माँ, अब जब आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा और आपके लिए कुछ भिजवा दूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तुझे सही लगे। अब हर 2 दिन में रंभा कोई ना कोई बहाना देती है और वो रोज रोज खाना बनाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। बहुत जैसा भी खाना बनाती थी वो इतना भी बुरा नहीं था, पर मैंने और माधव ने ही उसके खाने में कमियां निकाल निकाल कर उसे उकसाया है। अपने लिए हमने खुद से ही मुसीबत खड़ी कर ली है, लेकिन मुझसे ये रोज रोज का खाना बनाना नहीं हो रहा। ऐसे ही एक दिन रंभा उसी गांव में उनके किसी रिश्तेदार के पास गई होती है। तभी माधव प्रिया के पास आता है। अरे प्रिया, बन गया क्या खाना? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी कुछ दे दो ना खाने को। अरे माधव, तुम भूल गए हो क्या? माँ जी तो अपने रिश्तेदार के पास गई है और तुम्हें तो उनके ही हाथ का खाना पसंद है, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनाया। क्या? हाँ माधव, तुम एक काम करो, माँ जी को फोन लगाओ और उन्हें बोलो कि तुम खाना खाने आ रहे हो, और जब तक तुम वहां पर पहुंच जाओगे तब तक माँ जी तुम्हारे लिए कोई ना कोई पदार्थ तो बना ही देगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या प्रिया? सिर्फ खाने के लिए मैं अपने रिश्तेदार के घर कैसे जा सकता हूँ? वो लोग क्या कहेंगे मुझे? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, कह देना कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद और तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ के हाथ का खाना ही पसंद है। लेकिन फिर भी तुम्हें अगर इतना ही खराब लग रहा है तो तुम बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लो, और वैसे भी 2 दिन पहले भी तुमने बाहर से ही तो खाना मंगवाया था। ठीक है प्रिया, मैं देखता हूँ। फिर माधव वहां से चला जाता है और शाम तक रंभा भी वापस आ जाती है, और वापस खाना बनाना है ये बात सोचकर वो अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और फिर वो अपने बेटे माधव के पास चली जाती है। माधव बेटा, इस ढलती उम्र में मुझसे ये रसोई का काम नहीं हो पाएगा। बहू को वक्त लगेगा, लेकिन वो समय के साथ सीख जाएगी। हमने खामखा उसके खाने की बुराई करके उसे दुखी और परेशान कर दिया। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए बेटा। ठीक है माँ, अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो हम दोनों प्रिया से माफी मांगते हैं। फिर माधव और रंभा दोनों प्रिया के पास चले जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो प्रिया, हमने तुम्हारे खाने के बारे में बहुत बुरा भला बोलकर तुम्हें हर्ट किया है। हमें तो तुम्हारे खाने में बस कमियां ही नजर आई, लेकिन तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों को हम दोनों ने भी नजरअंदाज किया। हाँ बहू, माफ कर दे हमें। मैं जानती हूँ तू धीरे धीरे ही सही, लेकिन अच्छा खाना बनाना जरूर सीखेगी, और तू इतना बुरा भी खाना नहीं बनाती है। सच कह रही हूँ बहू। हाँ माँ जी, मैं भी ये बात अच्छे से जानती हूँ कि मैं इतना अच्छा खाना नहीं बनाती, और धीरे धीरे समय के साथ सीख भी जाऊंगी। लेकिन आप दोनों ने ही ताने दे देकर मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर किया था। अब आप ही देखिए ना, आपको इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए और इसे सीखने के लिए सालों लग गए, तो फिर कुछ चंद दिनों में मैं इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना सकती हूँ? बोलने से पहले आप ये तो सोच लेती ना। और तुम माधव, तुम तो बस मेरी और माँ जी की तुलना करते रहे। आई एम सॉरी प्रिया, मुझसे गलती हो गई।
हमें हमेशा किसी व्यक्ति की कोशिशों की कदर करनी चाहिए। वो व्यक्ति आपको खुश करने के लिए जो भी प्रयास कर रहा है उसकी इज्जत करनी चाहिए। खैर, अब जब आप दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो ही चुका है तो मैं आप दोनों को माफ करती हूँ। और हाँ माँ जी, आज से हर रोज आप मुझे थोड़ा थोड़ा खाना बनाना जरूर सिखाओगे। कभी ये सब्जी तो कभी वो सब्जी, बस थोड़ा थोड़ा। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी इस उम्र में। ठीक है बहू, जैसा तू कहे, मैं तुझे खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी। और इस तरह समय के साथ साथ रंबा से खाना बनाना सीखने पर प्रिया भी अच्छे से खाना बनाने लगती है और पूरा परिवार साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगता है। माया अपने परिवार के दबाव के चलते अपने से 10 साल बड़े आदमी सुदीप से शादी करती है। एक बीवी होने के नाते जो सब माया को अपने पति से चाहिए होता है वो उसे कभी नहीं मिलता। एक रात, सुदीप जी, कैसा था आपका दिन? ठीक ही था माया। चलो अच्छा है, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लाती हूँ। फिर हम दोनों बालकनी में बैठकर कॉफी पियेंगे और इत्मीनान से बातें भी करेंगे। नहीं माया, वो मैं बहुत थक गया हूँ, अभी नहीं। ठीक है, वो आपने कहा था ना कि हम दोनों कहीं घूमने जाने वाले हैं। आपने टिकट भी बुक की थी। हम वहां पर पक्का जाने वाले हैं ना? नहीं माया, मैं तुम्हारे साथ अभी कहीं भी नहीं चल सकता। ऑफिस में थोड़ा काम बढ़ गया है और फिलहाल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक सी नहीं लग रही, इसीलिए हम फिर कभी चले जाएंगे। इतना कहते कहते सुदीप सो जाता है और उसे देखकर माया को बहुत दुख होता है। एक दिन माया अपनी सहेली दीपिका से फोन पर बात करती है। अब तुझे क्या बताऊं दीपिका, सच में ये शादी करके मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ। लेकिन क्यों माया, तेरे ससुराल वाले तो कितने अच्छे हैं, जीजू भी तो कितनी अच्छी नौकरी पर है। वो बात नहीं है दीपिका, एक बीवी होने के नाते सुदीप जी का यह फर्ज है कि वो मुझे घुमाने ले जाए, मेरे लिए वक्त निकाले, मेरे साथ बैठकर 2 बातें करे। लेकिन नहीं, वो रात को ऑफिस से घर आते हैं तभी तक थक चुके होते हैं और ऑफिस में रहते हुए उनके पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं होता। अब तू ही बता, मैं इस तरह से कैसे जी पाऊंगी? हाँ यार माया, तू जो कुछ भी बोल रही है मैं समझ सकती हूँ। मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूँ दीपिका, शादी को अब 2 महीने होने आए हैं और हमारा बॉन्ड तो ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों आपस में कोई भी बातचीत कर सके। शादी के पहले तो हम दोनों के बीच नॉर्मल ही बातें होती थी, सोचा शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, सुदीप जी वैसे पति नहीं बन पाए जैसे मैंने सोचा था। देख माया, तू अपना ख्याल रख। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच का उम्र का ये फासला जल्द से जल्द कम हो जाए और तुम दोनों में प्यार हो जाए। फिर कुछ दिनों बाद माया की सास अरुणा के पैरों में काफी दर्द होने लगता है, इसीलिए वो अब बाहर के सामान लाने की जिम्मेदारी अपनी बहू माया पर सौंप देती है। और जब माया गली के दूध वाले कमलेश के पास दूध लेने जाती है तभी कमलेश और माया एक दूसरे को देखकर उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। लेकिन तभी कमलेश की बीवी झिलमिल वहां पर आती है। अरे ओ कमलेश जी, खड़े खड़े कौन सा ख्याली पुलाव पका रहे हो अपनी खोपड़िया में? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस। और आप मैडम जी, क्या चाहिए बोलिए ना और ले जाइए। यूं खड़ी क्यों हो यहाँ पर, कुछ तो बोलिए। वो मुझे 2 लीटर दूध और 2 दही के पैकेट दे दो, और हाँ, मक्खन की भी एक बड़ी वाली टिक्की दे देना। ठीक है मैडम जी।
कमलेश माया को वह सारा सामान देता है और वो दोनों एक दूसरे को एक प्यार भरी मुस्कान से देखते हैं। झिलमिल ये सब देखकर गुस्सैल शक्ल बनाती है, लेकिन वो इतना नहीं सोचती। रसोई की खिड़की से कमलेश की डेयरी दिखाई देती है और इस तरह दिन भर वो दोनों एक खिड़की के जरिए एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। ये कमलेश डेयरी वाला तो कितना हैंडसम है। इसकी एज भी मेरी जितनी ही लगती है, लेकिन इसकी बीवी एकदम देहाती। कितनी अच्छे से बात करता है वो। वाह, मैं तो उसे भूल ही नहीं पा रही। वही दूसरी तरफ कमलेश भी अकेले में माया के बारे में ही सोचता रहता है। अरे यार, 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक मैडम जी नहीं आई खिड़की पर। ये मैडम जी तो कितनी सुंदर है और दिल की भी कितनी साफ है। माया अब हर रोज दिन में 2 से 3 बार कमलेश की डेयरी पर कुछ ना कुछ खरीदी करने जाती है। फिर एक दिन वो जानबूझकर दूध में नींबू निचोड़ती है और दूध को फटने देती है ताकि उसे फिर से कमलेश के पास जाने का मौका मिल सके। अरे माँ जी, ये दूध तो फट चुका है, मैं दूसरा दूध लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, अभी मत ला दूध। शाम को तो मैं बाहर जाने वाली हूँ, तो मैं घर में चाय नहीं पीने वाली। लेकिन माँ जी। अरे क्या लेकिन, तुम लोग तो कोई चाय भी नहीं पीते, इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी दूध लाने की कोई जरूरत नहीं है और इस फटे हुए दूध का पनीर बना दे अब। ठीक है माँ जी। वैसे माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज रात को रोटी सब्जी के साथ साथ दही भल्ले भी बना दूं, लेकिन घर में तो कोई दही नहीं है। मैं अब भी लाती हूँ। लेकिन बहू, माया अपनी सास की बात भी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। इस माया को आखिर हो क्या गया है? जो लड़की पहले घर से बाहर निकलना तो दूर, बाहर देखती भी नहीं थी, वो अब कोई छोटा बहाना लेकर बाहर जाती रहती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर अरुणा को शक होने लगता है, वैसे ही वहां पर झिलमिल को भी माया पर शक होने लगता है। ये मैडम जी तो इतना नहीं आती थी पहले, लेकिन आजकल इनका आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है हमारी डेयरी पर। खैर, मुझे क्या है, हमारा कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है, उल्टा फायदा ही हो रहा है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हूँ। तू भी ना झिलमिलिया, 1 नंबर की बावली पूछे। फिर एक दिन झिलमिल की गैर मौजूदगी में कमलेश और माया एक दूसरे को फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और अब दोनों चुप चुप कर फोन कॉल्स पर और मैसेजेस पर बात करने लगते हैं। पता नहीं क्यों, कैसे और कब, लेकिन माया जी, मुझे आप बहुत अच्छे लगने लगी हो। जब आप नहीं दिखाई देती ना, तो मेरा कलेजा घबरा जाता है जी। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ कमलेश। तुमसे बात करना, तुम्हें देखते रहना, तुम्हारा हर एक एहसास मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमलेश का जन्मदिन होता है। तभी कमलेश और माया मिलने का प्लान बनाते हैं। कमलेश जी, आज आपका जन्मदिन है ना, तो चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। दोपहर के समय में वैसे भी कम ग्राहक आते हैं। अरे नहीं झिलमिल, वो दरअसल वो मुझे अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है। उन्हें मैंने आज मिलने का वादा किया है ना, इसीलिए। जाइए, आपके पास तो मेरे लिए कभी टाइम नहीं रहता। फिर जब कमलेश बाहर जाने को निकलता है, तभी माया भी अपने घर से बाहर निकलती है और उसे झिलमिल देख लेती है। कमलेश और माया दोनों एक अच्छी सी जगह पर मिलते हैं। हैप्पी बर्थडे कमलेश, ये लो तुम्हारा तोहफा और ये केक, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। थैंक यू माया जी, आप सोच नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। कमलेश और माया दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। वैसे माया जी, आपने 10 साल बड़े आदमी से शादी क्यों की? मेरे घर वाले काफी गरीब हैं और वो पुराने विचारों वाले हैं,
इसीलिए सुदीप जी के साथ मेरी शादी करा दी। वो लोग उम्र के फासलों को एकदम आम बात समझते हैं, लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि सुदीप जी एक पति जैसे कोई एफर्ट्स नहीं लेते। अच्छा, ये बात है क्या? मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुझे भी झिलमिल से शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर मुझे झिलमिल से शादी करनी पड़ी। और मुझ जैसे दूध वाले से कोई अच्छी लड़की कैसी शादी करती? कोई बात नहीं कमलेश, अब मैं हूं ना, हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए, अभी हमें निकलना चाहिए। घर पर झिलमिल है, अकेली है वो, दुकान भी खुली है, लेकिन अभी तो ठीक से 1 घंटा भी नहीं हुआ है। वैसी बात नहीं है माया जी, वो झिलमिल को भी देखना पड़ता है ना। अभी वो मेरी घर वाली है। सही कहा तुमने कमलेश, झिलमिल तो घर वाली है, और मैं चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए तो एक बाहर वाली ही रहूंगी। सुदीप जी भी मुझे टाइम नहीं देते, और तुमसे तो ये उम्मीद भी नहीं थी मुझे। लेकिन माया जी मेरी बात तो सुनिए। माया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, और कमलेश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और जब वो दोनों गली में आते हैं, तब एक ही टाइम पर वो दोनों साथ में वापस भी आते हैं, और ये देखकर झिलमिल हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये कमलेश जी और मैडम जी तो दोनों एक ही समय पर गए थे और एक ही समय पर वापस भी आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? अभी झिलमिल का शक भी बहुत बढ़ जाता है, और वो कमलेश की एक एक हरकत पर नजर रखती है। और तभी वो उसके फोन को चुपके से देख लेती है, और वो उसके और माया के मैसेजेस पढ़ने लगती है। हाय हाय, काश मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज ये मैसेजेस पढ़ लेती। ये फोटो तो सामने वाली मैडम जी का है, ये वॉइस नोट सुन लेती हूँ। झिलमिल जब कमलेश और माया के वॉइस नोट सुनती है, तभी उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। माया जी प्लीज मत रूठिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे बात कीजिए माया जी। आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। आज तो मेरा जन्मदिन है ना, तो प्लीज मत रूठिए मुझसे। नहीं कमलेश, मुझे बिल्कुल भी मैसेजेस मत करो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो रुक जाते, लेकिन तुम्हें तो झिलमिल की पड़ी थी, तो अब तुम्हारा जन्मदिन उसके साथ ही मनाओ। हे राम, इसका मतलब उस चुड़ैल माया और मेरे पति के बीच लफड़ा चल रहा है। फिर झिलमिल कमलेश के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अरे झिलमिल, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मुझे सब पता चल गया है कि आपके और उस माया के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। अब मैं सब समझ गई हूँ। फिर झिलमिल कमलेश का हाथ पकड़कर उसे माया के घर ले जाती है, जहाँ पर अरुणा गांव चली गई होती है, और घर में केवल सुदीप ही होता है। फिर झिलमिल सुदीप को वो सारे मैसेजेस दिखाती है, और अंत में माया और कमलेश को अपने अफेयर के बारे में कबूल करना ही पड़ता है। माया, तुमसे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे माफ कर दीजिए सुदीप जी, लेकिन आपसे मुझे जो भी चाहिए था वो मुझे कभी नहीं मिला, और वो सब मुझे कमलेश में मिल गया, इसीलिए मैं उससे प्यार कर बैठी। मुझे भी माफ कर दो झिलमिल। मेरे माई बापू ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे मेरी शादी करा दी, इसीलिए मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। और जब मैं माया जी से मिला, तब से मुझे यह अच्छी लगने लगी। ठीक है, अगर आपका ऐसा ही है ना, तो अब मैं आपके साथ और नहीं रहेगी। रहो अपनी माया जी के साथ ही। आज से आपके और मेरे बीच का रिश्ता खत्म। तुम भी जा सकती हो माया, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती का कोई रिश्ता नहीं रखना है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, तो यहाँ पर रहकर क्या करोगे तुम? तभी माया और कमलेश को अपने घर गृहस्थी की कीमत पता चलती है, और वो दोनों अपने अपने पति पत्नी से कहते हैं, नहीं नहीं झिलमिल,
ऐसा मत कहो। मुझे भले ही तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी आदत सी हो गई है। मेरे माई बापू की तुम में जान बसती है। तुमने जिस प्रकार मुझे संभाला है, मेरा साथ दिया है, वो कोई और नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे ही साथ अपना जीवन जीना चाहता हूँ। सच में झिलमिल, मुझे माफ कर दो। हाँ सुदीप जी, मैं भी अपने हंसते खेलते घर को नहीं तोड़ना चाहती। आप मेरे पति हो। मेरी बस आपसे एक ही शिकायत है कि आप मुझे वो सब कभी नहीं देते जो मैं असलियत में चाहती हूँ। सिवाय पैसे के, प्यार, वक्त, अहमियत, ये सब भी एक रिश्ते के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ माया, तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे 10 साल छोटी हो और ये सब महसूस करना बिल्कुल जायज है। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब हम दोनों में कोई भी दरार ना आए। इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। ठीक है कमलेश जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी सोच के साथ मैं भी आपको एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो चारों मियाँ बीवी अपने अपने गीले शिकवे मिटाकर खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। राजीव से शादी करने के बाद प्रिया अब एक बिगड़े हुए ससुराल में आती है। हे भगवान, बापूजी, ये आपने क्या किया? आपने अभी अभी फाफड़ा जलेबी खाई और उसका पैकेट और थैला यही फर्श पर फेंक दिया। अरे प्रिया बहू, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? अभी काम वाली वंदू आकर साफ सफाई करने ही वाली है, तो फिक्र क्यों करनी? लेकिन बापूजी, ये हमारा घर है और कूड़े कचरे को डस्टबिन में फेंकते हैं, ना कि यूं फर्श पर। हाँ, बड़ी आई स्वच्छता अभियान चलाने वाली। इन्होंने कचरा किसी सड़क पर नहीं फेंका है, अपने ही घर में फेंका है। तो तू इतना मत सुना। लेकिन आप बापूजी को इस बात में इतना बढ़ावा कैसे दे सकती हैं? वो तो हमेशा किसी छोटे बच्चे की तरह गंदगी फैलाते रहते हैं। अरे छोटे बच्चों को तो समझता नहीं है, लेकिन इनको तो समझना चाहिए ना। वो कुछ भी करे, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? शांत रह और अपने काम से काम रख। पागल कहीं की। आगे प्रिया कुछ बोल नहीं पाती। जब जब प्रिया अपने पति के लिए पौष्टिक खाना बनाती है, उसकी सास राजीव को तला भुना हुआ खाना खिलाती है। ये ले डिकरा, और ले, तेरे पसंदीदा समोसे भी है बेटा। ले, ये हरी और लाल चटनी भी खा इसके साथ। अरे बस बस माँ। राजीव, तुम ये सब नहीं खा सकते। और राजीव अगर इतना सारा ऑयली और हेवी खाना खाएगा तो इसकी तबीयत पर असर होगा। अरे ओ कागड़ी, टोक मत लगा, खाने दे उसे, इतने में कुछ नहीं होता। खा राजीव डिकरा, खा ले। प्रिया को अपनी सास का बहुत गुस्सा आता है। प्रिया हमेशा से ही उसूलों वाली होती है। उसे ना तो गंदगी पसंद होती है और ना ही अनुशासन का अभाव। एक रोज जब प्रिया रसोई में खाना बना रही होती है, तभी, हे ठाकुर जी, ये तो क्या कर रही है बहू? अरे तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि खाना कभी नाप तोल के नहीं बनाते। और डाल, और इसमें भी 1 कटोरी चावल डाल। बेवकूफ कहीं की। लेकिन इतना सारा खाना कोई नहीं खाएगा। खामखा ये खाना फेंकने में ही चला जाएगा। नहीं, खाना कभी फेंकने में नहीं जाता। तुझे मैं जितना बोल रही हूँ तो उतना ही कर, एडवांस में मत बोल। चापलूस कहीं की। प्रिया पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन दिन ब दिन अपने बिगड़े हुए ससुराल को देख उसका माथा गर्म होने लगता है। कांता रोजाना बासी खाना काम वाली वंदू को देती है। एक दिन, क्या आपको खबर भी है कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रही है हर रोज? क्या मतलब?
रोजाना उस बिचारी वंदू को बासी खाना देती हो, और अगर उसे खा खाकर कहीं वो और उसके बच्चे बीमार न पड़ जाए, क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है? अरे ओ जगन माता, तू तो अपना कोई आश्रम ही खोल दे। इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान कौन देता है भला? बा, ये छोटी छोटी बातें ही एक साथ मिलकर बड़ी बात बनती है, और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, जबकि हमें इसके बारे में गंभीर रूप से सोच विचार करना चाहिए और हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। तू शांत रहे, मैं एकदम सही करती हूँ। दान करके मैं पुण्य ही कमा रही हूँ। नहीं माँ जी, आप कोई पुण्य का काम नहीं करती, बल्कि आप तो पाप कमा रही हो। अगर आपको दान करना ही है तो ताज़ा खाना दीजिए ना। ताज़े खाने में और बासी खाने में सेम ही राशन लगता है ना? अपने घर वालों को ताज़ा खाना और बाहर के लोगों को बासी खाना, ये कहाँ की इंसाफी हुई बा? प्रिया की बातें सुनकर कांता चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि गलती उसी की है। वही बापूजी गंदगी फैलाना कम करने की जगह और भी ज्यादा फैलाने लगते हैं। ऐसे में एक दिन काम वाली बिना बताए छुट्टी पर चली जाती है और सारा कचरा वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। बहू, तुम अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता कि मेरा कमरा कितना गंदा हुआ पड़ा है? इसे साफ करो। नहीं, मैं आपके कमरे को साफ नहीं करूंगी। गंद फैलाओ आप और साफ मैं करूं? ये मुझे मेरे पापा ने नहीं सिखाया है। आपको अपना कचरा खुद ही उठाना चाहिए, तब जाकर आपको समझ आएगी। क्या? अपनी बहू की तेज बातें सुनकर हसमुख चौंक जाता है। आखिर में उसे ही अपने कमरे की सफाई करनी पड़ती है। धीरे धीरे प्रिया घर में सुधार तो लाने लगती है, लेकिन 2 से 3 दिनों तक राजीव शराब पीकर आने लगता है। उषा की सकी रे, आपस हार न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ये सब क्या नौटंकी है राजीव? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? पिछले 2 से 3 दिनों तक तुम लगातार शराब पी रहे हो। सो सॉरी प्रिया, वो मेरे दोस्त आए हैं अहमदाबाद से, इसीलिए थोड़ी पार्टी शार्टी कर रहे थे। राजीव, तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हें शराब बिल्कुल सूट नहीं होती, तो तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? अरे थोड़ा तो लिमिट रखा करो। अब पी ली है बेबी, सॉरी। अब नहीं पीऊंगा। हमका पीनी है, हमका पीनी है। तुम तो पूरे पागल हो गए हो राजीव। राजीव की इस हरकत को देखकर प्रिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर एक दिन घर के दरवाजे पर एक साधु महाराज आते हैं। बेटी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तनिक कुछ खाने पीने के लिए दे दो, बहुत भला होगा तुम्हारा। जी साधु महाराज, अभी देती हूँ। लेकिन जब प्रिया रसोई में जाती है तब वह देखती है कि सारा राशन तो खत्म हो चुका है। इसीलिए साधु महाराज भूखे पेट ही घर चले जाते हैं। उस दिन राजीव की तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल की दवाइयों में ही उनके हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। देख रही हो ना बा, कितने बेढंगी प्रकार से सब कुछ चलते आ रहा है हमारे घर में। आप हमेशा ही राशन ज्यादा इस्तेमाल करती हो ना, इसीलिए आज जिन्हें खाना देना चाहिए था उन्हें हम खाना दे ही नहीं पाए, क्योंकि घर में राशन था ही नहीं। हाँ बहू, आपको मैं हमेशा कहती रही कि मत खिलाइए राजीव को इतना ऑयली और फैट वाला खाना, उसे सूट नहीं होगा। लेकिन नहीं, आपने मेरी एक नहीं सुनी। देखिए, अभी वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। शराब और ऑयली खाना खाने के कारण उसका पेट कितना दर्द कर रहा है। हाँ बहू, तू एकदम सही बोल रही है। मैं हमेशा सही थी बा, लेकिन ना जाने क्यों आप मुझे हमेशा गलत साबित करने के पीछे पड़ी हुई थी।
लक्ष्मी मैया कभी भी बिगड़े हुए घर में अपने शुभ कदम नहीं रखती, फिर चाहे सेहत के कारण हो, सफाई के कारण हो या फिर राशन कम होने के कारण हो। कांता, हंसमुख और राजू तीनों को अपनी गलतियां बखूबी समझ आती है और वो तीनों प्रिया से माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद से सभी अच्छे और सही ढंग से रहने लगते हैं।